साथ निरंजन पोद्वार सर जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, अब देखा जाए कि युवाओं में एक जोश भी आया है। उनको लगता है कि अब पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न हुई है, मेरिट के आधार पर चयन होगा और पारदर्शिता के साथ उनको आगे चलकर सफलता मिलेगी, जिसके लिए वो मतलब अगर कहा जाए डिजर्व करते हैं। मेहनत करने वालों की कहते हैं कभी हार नहीं होती। उन्होंने मेहनत की और आने वाले समय में नतीजे दिखाई देंगे। अब सवाल इस बात का उठता है जो बेहद महत्वपूर्ण सर है, बाई इलेक्शंस का मौसम बना हुआ है और कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है। जब पेपर लीक फरवरी में हुआ था तब लोकसभा का माहौल बना हुआ था सर, और इस बार ये बाई इलेक्शंस 10 सीटों पर हैं। ये नाक की लड़ाई देखी जा रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। तो क्या ये सकुशल संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा विश्व की बीजेपी के ग्राफ को अपग्रेड करेगी? देखिए सुनील जी, मैं तो यूं शुरू करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, कि जिस तरीके से यही पुलिस भर्ती जो है ये साल के प्रारंभ में निकली थी, यानी कि जनवरी फरवरी में ये भर्ती होनी थी और उसके बाद में फरवरी में इस भर्ती की परीक्षा थी। और उसके बाद में जिस तरीके से भी आपने भी बताया है कि उस भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि लगातार चुनावी मुहाने, उस टाइम जिस तरीके से पूरा का पूरा देश चुनावी मोड में था और उस समय अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने कई मंचों पर बीजेपी को घेरा था पेपर लीक को लेकर। नहीं, केवल इनके घेरने और नहीं घेरने की बात नहीं है सुनील जी। समस्या ये है कि जिन परिवारों को, जिन लोगों को उस पुलिस भर्ती के अंदर उस पेपर लीक होने की वजह से, वो भर्ती परीक्षा रद्द होने की वजह से जिन लोगों को आघात लगा, जिन लोगों का समझ लीजिए एक उम्मीदें थी, वो उम्मीदें टूटी। तो आप ये मत मान के चलिए कि केवल जिस तरीके से अभी आपने देखा है कि 36-37 लाख लोगों ने इसके अंदर परीक्षा दी है, तो उस समय भी जिस तरीके से प्रत्याशी जो थे वो लगभग आप ये समझ लीजिए 50 लाख प्रत्याशियों ने उसके अंदर अपने आप को नामित किया था। और 50 लाख लोगों के साथ एक व्यक्ति के साथ उसका 3, 4, 5 लोगों का परिवार भी जुड़ा हुआ होता है। और जब किसी की उम्मीद टूटती है तो आप ये मान के चलिए कि उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, आपको पहले उसका आकलन करना चाहिए। और जो आपने अभी सफलतम जो परीक्षा संपन्न करवाई है, इसके अंदर आपको बधाई तो दी जा सकती है, इससे सुकून की सांस तो नहीं जा सकती है, लेकिन ये आपके कोई ऐसा नहीं कि कोई आपके कंधों पे कोई सितारे लग गए, क्योंकि आपने अपने काम को बखूबी और बढ़िया तरीके से अंजाम दिया। ये आप इस बात को कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस चीज के अंदर मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है, ये चीज में प्रमाणित होती है कि आपकी इच्छा शक्ति है, तो कोई भी बाधा ऐसी नहीं है कि जो आपको सफलता से रोक सकती है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस परीक्षा को अपने हाथों में ले रखा था और डीजीपी को मैदान में उतार रखा था, पूरा का पूरा सिस्टम जिस तरीके से इस बार अपग्रेड करके चल रहे थे, तो ये मैं थोड़ा सा मेरी ये जिज्ञासा है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि जो पूर्व की जो परीक्षाएं हैं जिनके अंदर लोगों को साइड बैग लगा, लोगों की लिस्ट को कहते हैं भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो ऐसा क्या हुआ कि उस समय इस टाइप में सरकार एक्टिव नहीं थी या सरकार ने उस चीज को ज्यादा महत्व नहीं दिया या सरकार के लिए वो चीजें महत्वपूर्ण नहीं थी। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि अब ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सफल परीक्षा हुई है, अब कम से कम जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको भी देखना चाहिए, एनडीए की टीम को भी देखना चाहिए कि अगर वास्तव में आप ये करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। यानी कि कोई चीज ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है। जिस छिद्र कहाँ से निकलते हैं, उन छिद्रों को अगर आप पहले यानी कि परीक्षा से पूर्व अगर आप उनको बंद कर देंगे तो कहीं से कोई लीकेज नहीं होगी, कहीं से कोई रिसाव नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये, और सबसे इसके अंदर एक चीज जरूर है सुनील जी, जहां पे मैं सरकार की प्रशंसा भी करूंगा, और वो प्रशंसनीय बात ये है कि जिस तरीके से पूर्व की सरकारों में देखा जाता था कि भाई भतीजावाद पैसे लेकर के यहाँ से पास करवा दिया, वहां से पास करवा दिया, और जिस तरीके से मैनिपुलेशन होती थी, चाहे इसके अंदर आप बंगाल को भी ले सकते हैं, इसके अंदर आप हरियाणा के अंदर इनेलो के जो सुप्रीम है, जो चौटालाजी, वो इसी शिक्षक भर्ती के अंदर जेल काट रहे हैं, वहां पार्थ चटर्जी उसी चीज के अंदर जेल काट रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरीके से जिसको कहते हैं एक पूरा का पूरा व्यापार चलता था, पुलिस में भर्ती का व्यापार चलता था, इस परीक्षा ने ये चीज निश्चित रूप से ये प्रमाणित करती है कि यहाँ पे आप ये मान के चलिए जो योग्य व्यक्ति है और अपनी क्षमता से और अपनी योग्यता से जो चयनित होकर के आएंगे तो उन्हीं को इसके अंदर अवसर मिलेगा और इससे उत्तर प्रदेश को एक बहुत अच्छी पुलिस फोर्स मिलेगी, उसके उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे जवान मिलेंगे, बहुत अच्छे सुरक्षा कर्मी मिलेंगे। तो इस चीज का लेकर के सरकार की भी प्रशंसा करनी बनती है। लेकिन वास्तव में अगर हम भर्ती परीक्षा की बात करें तो जो सफल करवानी उसके बजाय मेरे हिसाब से जो जहां पे असफल हुई, जहां पे लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ, जहां पे मखौल हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी फिर इनको लेनी चाहिए। मेरा तो यही निवेदन है। बिल्कुल, आपने कहा परीक्षा भी संपन्न हुई, लेकिन देखा गया कि 30% के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स ने परीक्षा को छोड़ा है। उसके पीछे क्या रीजंस रहे, उसका भी एनालिसिस होना बेहद जरूरी है। उसका देखिए सुनील जी, अगर आप फिर से पूछेंगे तो मैं बहुत मंचों पे ये बात बोल चुका हूँ कि जिस तरीके से बेरोजगारी का भयावह रूप दिखाया जा रहा है, वास्तव में वो उतना भयावह नहीं है। वास्तव में क्या है कि कोई व्यक्ति कहीं किसी चीज की दुकान कर रहा है, 30,000 40,000 रुपए महीने कमा रहा है, लेकिन कहीं कोई भर्ती निकलती है तो उठा करके वो भी फॉर्म भर देता है। यानी कि जिसको इसके अंदर भर्ती की आवश्यकता नहीं है, फार्म कोई भी भर देता है। वो कहता है चलिए यार क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि देखा गया हरियाणा के भी कैंडिडेट्स थे सर, हरियाणा के थे, राजस्थान के थे, मिजोरम, मणिपुर तक से लोगों ने फॉर्म फिल किया था इस एग्जाम में। जी, तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि जिनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो भी एक जिसको कहते हैं कि जब वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड हो रहा है उसको उठा करके भर करके भेज दिया, जिसको कहते हैं कि अपने कैजुअल अंदाज में, लेकिन वो वास्तव में बेरोजगार नहीं है। ऐसी स्थिति आज की तारीख में पूरे भारत के अंदर, ठीक है सर, मैं बता रहा हूँ, जब रोजगार की बात होती है सुनील जी, तो मैं एक ही आपको बात कहता हूँ कि आज की तारीख में जितनी समझ लीजिए औद्योगिक इकाइयां हैं वहां पे लेबर की कमी चल रही है। जितने जो बड़े जोत के किसान हैं वहां पे फसल की कटाई के लिए आप पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, जहाँ बड़ी जोत के किसान है वहां उनको जाकर के देखिए, उनको फसल कटाई के लिए और फसल बुआई के लिए उनको लेबर नहीं मिलती। और जितने भी व्यापारिक बड़े मार्केट हैं वहां पे आप जाइए, वहां पे लोगों की मतलब हर जगह आपको वैकेंसी मिलेगी, लेकिन वास्तव में नौकरी करने वाले, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि वो बेरोजगार लोग हैं कहाँ, कि जो कह रहे हैं कि बेरोजगारों का मेला है। आज की तारीख में सुनील जी बेरोजगार वही है जो काम नहीं करना चाहता, वरना ठीक है सर, आते हैं आपके निरंजन जी। निश्चित रूप से सुनील जी, किसी भी राज्य के अंदर ये बीमारी केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये बीमारी केवल एक सरकार की नहीं है। ये बीमारी आपने देखा होगा अभी पीछे, मैं अभी बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, अभी पीछे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, बैक टू बैक 18 पेपर लीक हुए उसके अंदर। तो इसी तरह से ये बीमारी है, ये पूरे के पूरे ये एक देशव्यापी बीमारी है। और इसको अगर आप दलों के रूप में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसके साथ न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि आपके शासनकाल में भी ऐसा नहीं हुआ कि सपा के शासनकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सारी की सारी परीक्षाएं फूल प्रूफ हुई, कोई परीक्षा माफिया या यूं कहें कि कोई नकल माफिया जिंदा नहीं था। भाई हमने सारी चीजें देखी हैं, और अगर हम वो सारी चीजें बोलने लगेंगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि भाई हम इस पक्ष के बोल रहे हैं या उस पक्ष के बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो भी सरकार में है और जिसकी सरकार में पेपर लीक होती है, जवाबदारी उसकी बनती है। और जिस तरीके से अभी जैसे लगातार पेपर लीक की समस्याएं चल रही थी, चाहे वो एनटीए के मामले में हो, चाहे वो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के मामले में हो, तो उसके लिए देखिए जो वर्तमान सरकारें सवालों के घेरे में सुनील जी उन्हीं को आना पड़ेगा, यानी कि हम लोग सवाल उन्हीं से पूछेंगे। और जिस तरीके से इस बार इन्होंने ये सकुशल परीक्षा संपन्न करवाई है, जिसके लिए इनको बधाई भी दी जा सकती है, इनको साधुवाद भी दिया जा सकता है। लेकिन साथ में मैंने इसलिए ये सवाल जोड़ा कि इसका मतलब जब आप ये करवा सकते थे, आपकी इच्छा शक्ति थी, आपके पास वो मैकेनिज्म था, आपके पास वो करिश्मा था, तो फिर ये जो पहले जिन लोगों पहले क्यों नहीं अप्लाई किया? ठीक है, ये जिन लोगों का नुकसान हो चुका उनकी भरपाई कैसे हो पाएगी? मतलब ठीक है, यही फॉर्मूला पहले फरवरी में अप्लाई करना चाहिए था, जिससे ये पेपर लीक की बात निकलकर सामने नहीं आती। निरंजन जी, देखा जाए कि उपचुनाव को लेकर जहां देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ प्रोएक्टिव है, काफी घूम रहे हैं, और आज भी उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार
तरक्की के जो रथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पहले 7th लार्ज इकोनॉमी थी देश की, अब दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है और लगातार ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास के नए नए पैमाने सेट किए जा रहे हैं। अपनी सरकार की गुणवत्ता को लेकर, अपनी सरकार के कामों को लेकर हमेशा वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उपचुनाव को लेकर मौसम बना हुआ, कभी भी डेटा का अनाउंसमेंट हो सकता है। इधर पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न करा दिया गया, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी जीत मानी जाए? निश्चित रूप से देखिए सुनील जी, इसको आप जीत के रूप में देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से ये परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी इसको अपनी जीत के रूप में प्रस्तुत करेगी, लेकिन वास्तव में ये इसको जीत नहीं मान सकते। इसको आप यूं कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी फेल नहीं हुई, आप ये मान के चलिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इस बार बीजेपी को ये भी समझना चाहिए कि जिस तरीके से अभी पेपर संपन्न करवाया है, उसी तरीके से अगर ये पेपर फरवरी में संपन्न होता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सेटबैक होता। मैं वो बात आपको दोबारा से आपके सामने दोहराना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 35-40 लाख प्रत्याशी इसके अंदर परीक्षार्थी या बिल्कुल सही बात है सर, जो लोग हैं और उनके परिवार में अगर एक व्यक्ति के परिवार में 3 और लोग जोड़ते हैं, यानी कि इसको 4 से गुणा करते हैं, तो करोड़ों लोग वो बैठते हैं, करोड़ों लोग बैठते हैं। और इसके अंदर अगर अपने आप ये मानते चलिए 50-60 भी अगर फर्क पड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव परिणामों के अंदर वो चीज कहीं ना कहीं परिलक्षित होती हुई दिखाई दे रही होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है सुनील जी, अभी डीसीपी साहब बोल रहे थे, मैं उन्हीं की बात को अप्रिशिएट करते हुए एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, जो शायद वो बोलना भूल गए कि कोई भी धांधली सिस्टम के अंदर कुछ गंदी मछलियां और सिस्टम में हुए छिद्रों को इस्तेमाल किए बिना ये धांधलियां नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति की इतनी ताकत नहीं है। नकल माफिया आते कहाँ हैं सर? निरंजन जी, ये नकल माफियाओं को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया था, नकल माफियाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, उन्होंने कहा था तुरंत इन पर एफआईआर दर्ज कीजिए। ये नकल माफियाओं को संरक्षण कौन देता है? ये आते कहां से हर सरकार में? नहीं, निश्चित रूप से मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि सिस्टम के अंदर गंदी मछलियां और सिस्टम के अंदर छुपे हुए जो छिद्र हैं, उनके मिली भगत के बिना ये चीजें संभव नहीं हो सकती। और जिस तरीके से इस बार योगी जी ने स्वयं इस चीज को अपने हाथों में रखा और इसकी प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग करी, और मैंने आपको क्या कहा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि इससे पहले जैसे ऐसा लगता था, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ऐसा लगता था कि अपने जो काम है उन कामों को, यानी कि सरकार चलाने के कामों को भूल करके केवल और केवल प्रचार करने के लिए सरकारें बनी हैं। तो ऐसी चीजें होंगी तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जब ऐसी चीजें होंगी तो रिजल्ट भी तो वैसे ही आएंगे सुनील जी। और जब सरकार का काम करेगी, परीक्षाएं भी संपन्न होंगी, उसमें धांधलियां भी नहीं होंगी, ठीक है सर, ठीक है, रोजगार भी मिलेंगे, ठीक है, समय मेरे पास नहीं है, सारी चीजें ठीक होंगी। ठीक है निरंजन जी, फाइनल कमेंट आपका सर, समय मेरे पास बहुत कम है, जल्दी से। मेरा तो ये मानना है सुनील जी कि तमाम सरकारें हैं, उनको जो सिस्टम के अंदर छुपी गंदी मछलियां हैं उनको निकाल करके, और आप ये समझ लीजिए जनता के लिए सरकार बनी है तो जनता का काम करने के लिए ऐसी चीजों को निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाए और जनता का जो जनता के साथ वादा करके आप सरकार में आए उस वादे को पूर्ण रूप से निभाएं, बस यही निवेदन है। शुक्रिया चारों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। अपर्णा जी आपका, पूजा जी आपका, एल एन राव साहब आपका और निरंजन पोद्दार जी आपका।